हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं दादी सर आज आरो मेडिकल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पोजीशंस, पेशेंट को दी जाने वाली अलग अलग पोजीशंस। तो हम यहाँ प्रत्येक एपिसोड के अंदर पर्टिकुलर एक पोजीशन को डीपली डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पोजीशंस पे बनता है तो वो हमारा एकदम करेक्ट होना चाहिए। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें और सर्वप्रथम आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप हमारे साथ अपनी स्टडी को बूस्ट कर पाएं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुपाइन पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट किस स्थिति में रहता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इन दिस पोजीशन पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक। पेशेंट क्या होता है, पीठ के बल लेटा हुआ होता है ना, बिल्कुल फ्लैट और पीठ के बल एकदम सीधा स्ट्रेट लेटा हुआ रहेगा, फेसिंग अपवर्ड, यानी कि उसका चेहरा जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, विथ देयर आर्म रेस्टिंग एट देयर साइड, और उसके हाथ जो होंगे वो शरीर के बिल्कुल साइड में रेस्टिंग स्टेज के अंदर होंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट का जो है स्थिति क्या होगा, वो पीठ के बल लेटा हुआ रहेगा, उसका चेहरा ऊपर की तरफ होगा और उसके हाथ जो है बिल्कुल मरीज के बगल में एकदम स्ट्रेट फ्लैट रेस्टिंग स्थिति में होगा, है ना। और ये जो सुपाइन पोजीशन है मोस्ट कॉमनली सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली चिकित्सकीय पोजीशन है। इसको सामान्यतः जनरल सर्जरी के केसेज में, मेडिकल असेसमेंट यानी चिकित्सकीय जांच के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद सुपाइन पोजीशन हम लोग क्यों देते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, क्या इसका उद्देश्य रहता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सुपाइन पोजीशन क्यों हम लोग देते हैं, उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो पहला उपयोग रहने वाला है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि शारीरिक जांच के लिए। अगर पेशेंट को किसी भी तरह की, वो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर के द्वारा किसी भी तरह की शारीरिक जांच की जानी है, यानी कि उसका चेस्ट एग्जामिनेशन करना है कफ के लिए, खांसी जुखाम के लिए, या रेस्पिरेटरी किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर उसके एब्डोमेन को एसेस करना है, यानी कोई ऑर्गन को पाल्पेट करके फील करना है, तो उन सब स्थिति में यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, सुपाइन पोजीशन का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, यानी कि अगर किसी भी तरह की सर्जरी करनी है ना, और वो सर्जरी संबंधित है हृदय से, पेट से, तो भी इस स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन के अंदर हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो तीसरा उपयोग हम लोग इसका करते हैं सुपाइन पोजीशन का, वो हम लोग करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर कोई बीमारी है, या तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस को चेक करना है, या नर्वस सिस्टम का इवैल्यूएशन करना है, वो किस हद तक किस तरह से कार्य कर रहा है, या उसमें किसी भी तरह का कोई विकार यानी कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो इसके एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इस पोजीशन के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं। बात करेंगे इसके चौथे उद्देश्य के लिए, तो इमेजिंग प्रोसीजर्स। चौथा जो इसका उद्देश्य हमारा रहता है, उपयोग करते हैं हम लोग, वो होता है इमेजिंग प्रोसीजर। इमेजिंग प्रोसीजर से हमारा मतलब है अगर एक्सरे करना है ना, सोनोग्राफी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करनी है, तो इन सब जांचों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन का उपयोग करते हैं। बिना सुपाइन पोजीशन के हम लोग प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। पांचवा जो इसका उद्देश्य हम लोग रहते हैं वो उद्देश्य रहता है पेशेंट कंफर्ट का। क्या रहता है, पेशेंट कंफर्ट का।
ये पोजीशन ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर मरीज जो है लंबे समय तक कंफर्टेबल और स्टेबल पोजीशन में रह सकता है, इसलिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज को बहुत आराम मिलता है और रेस्टिंग स्टेज में लंबे समय तक मरीज इस पोजीशन में रह सकता है। छठा जो इसका हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए, यानी सीपीआर के लिए। आप जानते होंगे आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। और चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर देने के लिए अगर कोई मरीज हार्ट अटैक से सफ़र कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो वैसी पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, जो कि एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और उस प्रोसीजर को करते समय भी हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन का उपयोग करते हैं। सुपाइन पोजीशन अगर हम लोग देते हैं पेशेंट को तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, है ना, चाहे वो चिकित्सा कर्मी को हो या पेशेंट को हो, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है इजी पेशेंट मॉनिटरिंग। इस स्थिति के अंदर अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो डॉक्टर के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए उस मरीज का वाइटल लेना, असेसमेंट यानी शारीरिक जांच करना, या फिर किसी भी तरह की डायग्नोसिस या पाल्पेशन, किसी भी अंग को फील करना हो, हाथ लगा के उसको चेक करना हो, तो इस पोजीशन में उस मरीज की निगरानी रखना सबसे आसान और सुविधाजनक होता है चिकित्सा कर्मी के लिए। अगर दूसरे एडवांटेज की हम बात करें तो वो रहने वाला है प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन। ये एकमात्र ऐसी पोजीशन है जिसमें मरीज सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी कि इस पोजीशन के अंदर अगर मरीज लंबे समय तक भी रहता है तो उसको किसी भी तरह की बॉडी पेन की या मिस अलाइनमेंट की स्थिति क्रिएट नहीं होगी। मरीज इसमें बिना पोजीशन बदले लंबे समय तक आरामदायक स्थिति के साथ रह सकता है। तीसरे अगर एडवांटेज की हम बात करेंगे तो वो है यूजफुल फॉर वैरायटी ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स। ये विभिन्न प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर्स अगर डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी को करने हैं, चेस्ट इवैल्यूएट करनी है, ऑर्गन्स को पाल्पेट करके फील करना है ना, तो उन सब के लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण पोजीशन है। इसके अलावा अगर चौथा पॉइंट हम बात करें, अलाउज फॉर इफेक्टिव सीपीआर एंड रिससिटेशन सीपीआर। क्या कह रहा है ये प्रभावी सीपीआर को एक्टिव करता है, यानी कि इस पोजीशन में अगर सीपीआर दी जाती है तो वो मोस्ट इफेक्टिव होगी। अगर सुपाइन पोजीशन के अलावा हम किसी और पोजीशन में सीपीआर देंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है, मरीज की जान जो है शायद नहीं बच पाएगी। तो सुपाइन पोजीशन ऐसी स्थिति है जिसके अंदर अगर सीपीआर दिया जाता है तो मरीज की रिकवर होने, पुनर्जीवित होने की जो चांसेज है वो क्या है, सबसे ज्यादा होते हैं, सर्वाधिक चांसेज होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कशन करेंगे सुपाइन पोजीशन की हानियां क्या क्या हो सकती है। अगर हम किसी मरीज को सुपाइन पोजीशन देते हैं तो क्या क्या हानि उससे हो सकती है, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सुपाइन पोजीशन के अंदर जो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो रहता है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, यानी मरीज की जो श्वास नली है उसके अंदर तरल पदार्थ जा सकता है, जिसकी वजह से मरीज चौक हो सकता है या उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है, और इसकी वजह से एस्पिरेशन के साथ मरीज को जान से संबंधित घातक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। दूसरा अगर हम लोग हानि की बात करें तो वो है प्रेशर अल्सर। अगर मरीज लंबे समय तक सुपाइन पोजीशन में लेटा रहेगा, है ना, तो शरीर के जो बोनी प्रोमिनेंट्स है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे शरीर पे मांस कम रहता है और चमड़ी जो है वो बिल्कुल हड्डी के ऊपर सटी हुई रहती है, यानी जहां हड्डी जो है उसका उभार बढ़ा हुआ है और सिर्फ चमड़ी रहती है, मांस वहां पे ज्यादा नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, मरीज जब फ्लैट स्थिति में सोया हुआ है तो वो बोनी प्रोमिनेंट्स है, चाहे कोनी का हो, चाहे हाथ के फिंगर्स की स्थिति हो, या फिर अपनी एडी जो होता है वो हो, या बटक्स के पीछे की जो पेल्विक वाली स्थिति है वो हो, वैसी सब हड्डी जो है ना जो बाहर उभार आ रखा है जिसमें, वो हड्डी जो है वो फ्लैट पोजीशन में क्या होगी, लगातार बाहर की तरफ से दबाव उसको फील होगा और उस दबाव के कारण वहां क्या हो सकता है, खून का सर्कुलेशन कम हो सकता है और उसकी वजह से वहां अल्सर क्रिएट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेड सोर भी, है ना। तो बेड सोर क्रिएट अगर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अपनी जो सुपाइन पोजीशन है वो आपके लिए हानि भी पैदा कर सकती है। तीसरी जो कंडीशन है जिसमें हम लोग
बात करेंगे वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज। अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर मरीज लंबे समय तक लेटा हुआ है और मरीज जो है ओबेसिटी का शिकार है यानी मोटा है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, उसको सांस लेने संबंधी परेशानियां क्रिएट हो सकती है। तो यहां ज्यादा मोटा अगर मरीज है तो उसको भी क्या है, सुपाइन पोजीशन में नहीं लिटाना है। चौथा जो हानि है इससे होने वाला वो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। मरीज को लंबे समय तक अगर एक ही स्थिति में आप रखते हैं, एक ही पोजीशन में यानी कि सुपाइन पोजीशन में मरीज लंबे समय तक रहेगा, तो शरीर जो है उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में जब आप एक लंबे समय के बाद पोजीशन चेंज करेंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मरीज को पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी पोजीशन अगर बदलेंगे और बदलते भर के साथ क्या होगा, निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है यानी कि हानि है कि लंबे समय तक जो सुपाइन पोजीशन है नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है महत्वपूर्ण नर्सिंग बिंदु। सुपाइन पोजीशन देने के बाद या सुपाइन पोजीशन देने के दौरान नर्सिंग कर्मचारी जो है या नर्सिंग स्टाफ जो है वो क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान रखेगा, क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो है एंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट। क्या है, एंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट, है ना। मरीज को अगर आप सुपाइन पोजीशन में लिटा रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना चिकित्सा कर्मी की जिम्मेदारी है, नर्सिंग कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि मरीज का जो फ्लैट स्थिति में लेटने का जो अलाइनमेंट है वो एकदम सही शेप में होना चाहिए। अगर मिस अलाइनमेंट होगा यानी कि शरीर का कोई हिस्सा ऊपर नीचे या मिस अलाइनमेंट में रहेगा तो क्या होगा, मरीज को डिस्कंफर्ट होगा, मसल्स इंजरी हो सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आप बेड चेंज करते हैं या कभी पिल्लो की साइज छोटी या बड़ी आप करते हैं तो आपके गर्दन में, है ना, खिंचाव आ जाता है, दर्द होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि रात में सोते समय क्या हुआ है, आपकी पोजीशन जो है मिस अलाइनमेंट में रह गई है, जिसकी वजह से वहां की मसल्स जो है उसमें खिंचाव आ गया है। तो ये मिस अलाइनमेंट की जो स्थिति है इसके बचाव की जिम्मेदारी भी क्या है, नर्सिंग स्टाफ या चिकित्सा कर्मी की है। तो उसकी पोजीशन हम लोग एंश्योर करेंगे कि उसका अलाइनमेंट एकदम सही हो, डिस्कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो। दूसरा जो पॉइंट रहने वाला है वो टर्न एंड रीपोजिशन द पेशेंट एवरी 2 आवर टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। ये कह रहा है टर्न एंड रीपोजिशन एवरी 2 आवर्स प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। अपन ने इसके डिसएडवांटेज में बात की थी कि लगातार सुपाइन पोजीशन में अगर मरीज रहेगा तो जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वहां पे क्या हो सकता है, घाव हो सकता है। सर्कुलेशन की कमी की वजह से वहां क्या हो जाएगा, बेड सोर हो जाएगा, प्रेशर अल्सर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा नर्सिंग स्टाफ, ये ध्यान रखेगा कि मरीज को लंबे समय तक सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। प्रत्येक 2 घंटे के अंदर क्या करना है, मरीज की पोजीशन चेंज करते रहना है। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्टिकुलर बोनी प्रोमिनेंट पे क्या होगा, दबाव नहीं पड़ेगा, वहां का सर्कुलेशन अफेक्ट नहीं होगा और पेशेंट को बेड सोर या अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है जहां नर्सिंग स्टाफ को ध्यान रखना है वो है मॉनिटरिंग फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्पेशली इन पेशेंट विथ ओबेसिटी और ब्रीथिंग डिसऑर्डर। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि नर्सिंग स्टाफ या चिकित्सा कर्मी को स्पेशली ध्यान देना है जो मरीज लंबे समय फ्लैट पोजीशन में है तो उसको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। स्पेशली ऐसे मरीज जो कि मोटे हैं, है ना, जो ओबेसिटी के शिकार है या जिनको कोई भी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज है या सांस से संबंधित कोई भी बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं, तो वैसे मरीजों में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कंटिन्यूएशन उनका क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उन पर निगरानी रखनी है कि उनको सुपाइन पोजीशन में किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी तो नहीं हो रही है या उनको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके आगे का जो पॉइंट है वो रहने वाला है यूज पिलो और कुशन टू सपोर्ट द लोअर बैक एंड नी इफ नेसेसरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नर्सिंग स्टाफ को ये सिक्योर करना है कि लंबे समय तक अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है और उसको किसी भी तरह की
परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो क्या करना है, पिल्लो और कुशन का उपयोग करना है। कहाँ करना है, उसके कमर के नीचे, यानी कि पीठ के बल जहां लेटा हुआ है तो पीठ के पीछे घुटनों के बीच में भी क्या करना है, पिल्लो या कुशन का उपयोग करना है, और मरीज को जो है थोड़ा सा आराम मिल पाए। जो लास्ट इसका पॉइंट है जिस पे नर्सिंग स्टाफ या चिकित्सा कर्मी को ध्यान रखना है, वो है एंश्योर प्रॉपर स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। क्या करना है, प्रॉपर स्किन केयर, ठीक है, ब्रेक डाउन ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, यानी कि अगर पेशेंट लंबे समय से सुपाइन पोजीशन में है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई कोमा का पेशेंट है या क्रॉनिक इलनेस से कोई पेशेंट सफर कर रहा है, लंबे समय से पीड़ित है और सुपाइन पोजीशन के अंदर है, यानी कि वो इमोबिलाइज है, चल फिर नहीं रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर लगातार एक ही पोजीशन में रहने से क्या होगा, मरीज की जो स्किन है उसमें कहीं जगह ब्रेकडाउन हो सकते हैं, यानी क्रैक आ सकते हैं, उसकी स्किन में तरह तरह की स्किन डिजीजेज होने की संभावना रहती है, उसका सर्कुलेशन अफेक्ट हो सकता है, बेड सोर्स हो सकते हैं, हो सकता है उसका जो बेडशीट है वो गीली हो। इन सब चीज़ों के चलते मरीज को क्या होगा, स्किन से संबंधित बीमारियां या स्किन से संबंधित डिसकंफर्टेबल कंडीशन उत्पन्न होने के चांसेस रहेंगे। तो एक नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, मरीज को एक प्रॉपर स्किन केयर दे, ठीक है, मरीज के बेडशीट को ड्राई रखे, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए फुट और हैंड मसाजेस दे, है ना। ये सब जो प्रॉपर नर्सिंग केयर है, जो स्किन केयर हम लोग देते हैं, वो हम लोगों को एंश्योर करनी है। बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सुपाइन पोजीशन की। ऐसी शारीरिक परिस्थितियां या ऐसी स्थिति जहां पे सुपाइन पोजीशन देना या तो निषेध है या फिर दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक। वैसे तो सुपाइन पोजीशन जो है सामान्यतः यूज की जाने वाली पोजीशन है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे हम लोगों को क्या करना है, सावधानी पूर्वक सुपाइन पोजीशन देना है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पहली ऐसी कंडीशन है वो है रेस्पिरेटरी कंडीशन। श्वास से संबंधित कोई बीमारी अगर पेशेंट को है तो हम लोग क्या करेंगे, वैसी स्थिति के अंदर हम लोग क्या ध्यान रखने वाले हैं, और सांस से संबंधित बीमारी में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे या सावधानी पूर्वक अंडर ऑब्जर्वेशन में देंगे। तो पहली जो ऐसी स्थिति है वो है सीवियर डिस्पनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की स्थिति। क्या है, सीवियर डिस्पनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की स्थिति ऐसी स्थिति जिसके अंदर मरीज पहले से गंभीर सांस की बीमारी से पीड़ित हो या उसको श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। वैसे केस में मरीज को अगर हम लोग सीधा लिटाएंगे तो उसको क्या होगा, श्वसन संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भी हम लोगों को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन को सांस से संबंधित बीमारी वाले पेशेंट में अवॉइड करना है। दूसरा जो स्थिति है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, ठीक है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई जो है वो कम काम करने लगते हैं, लंग्स का एक्सपेंशन जो है वो कम होने लग जाता है, यानी फेफड़े का सिकुड़ना और फैलने का जो प्रोसीजर है वो कम होने लगता है। तो वैसी स्थिति के अंदर अगर मरीज COPD से सफर कर रहा है और हम लोग उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं तो क्या होगा, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी, मरीज का श्वसन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो COPD के केसेस में भी हम लोगों को क्या करना है, अवॉइड करना है। बात करेंगे तीसरी स्थिति सांस से संबंधित क्या हो सकती है, तो वो है न्यूमोनिया। अगर किसी मरीज को न्यूमोनिया है तो उसमें क्या होगा, स्पुटम का प्रोडक्शन यानी बलगम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और वैसी परिस्थिति में क्या होगा, उसका जो श्वसन नली है उसके अंदर बार बार म्यूकस जो है इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और क्या करेगा, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी सांस लेने में क्या करेगा, कठिनाई पैदा करेगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर भी अगर न्यूमोनिया का केस है और म्यूकर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इस परिस्थिति में भी क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करेंगे या फिर सावधानी पूर्वक अंडर ऑब्जर्वेशन इसको देंगे। जो दूसरी कंडीशन रहने वाली है वो है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, हृदय से संबंधित बीमारी जिसके अंदर हमें सुपाइन पोजीशन देते समय ध्यान रखना है या सावधानी रखनी है। तो वो कंडीशन है
अगर किसी मरीज को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF की कंडीशन से सफर कर रहा है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, यानी उसके फेफड़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा सुपाइन पोजीशन के चलते। ऐसी परिस्थिति में मरीज को क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या उसकी समस्याएं जो है और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करेंगे या सुपाइन पोजीशन को देंगे विथ कॉशन या विथ डॉक्टर प्रिस्क्राइब। जो तीसरी कंडीशन है वो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर कोई मरीज को बीमारी है तब भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें निषेध रहेगा सुपाइन पोजीशन या फिर सावधानी पूर्वक हम लोग देंगे। तो उस तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है जिसमें हमें अवॉइड करना है, तो वो है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पहली जो स्थिति है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP। अगर मस्तिष्क दाब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है सुपाइन पोजीशन हम लोगों को अवॉइड करनी है, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्रेन है उसको इंजरी हो सकती है। तो अगर आपको ICP की केस में इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की स्थिति में आपको अगर मरीज को सुपाइन पोजीशन देना है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही देना है या फिर उसको अवॉइड करना है। बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन की, तो ये है स्ट्रोक। अगर मरीज को स्ट्रोक आया है, स्ट्रोक से मतलब है मस्तिष्क आघात। अगर मरीज को स्ट्रोक की कंडीशन है तो वैसी स्थिति में भी क्या करना है, सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग सुपाइन पोजीशन देंगे तो मस्तिष्क में क्या होगा, कुछ केसेज में, सब में नहीं, कुछ केसेज में क्या होगा, मस्तिष्क में जो है रक्त का संचार कम हो सकता है जिसकी वजह से भी ब्रेन की इंजरीज हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार या तो इसको अवॉइड करना है या फिर सावधानी पूर्वक देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा चौथा कंडीशन रहने वाला है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, यानी पाचन तंत्र से संबंधित अगर समस्याएं या बीमारी से मरीज सफर कर रहा है तब भी हम लोग क्या करेंगे, या तो निषेध रखेंगे सुपाइन पोजीशन या फिर सावधानी पूर्वक देंगे। तो पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी स्थिति हो सकती है हम लोग बात करेंगे। तो ये स्थिति है सीवियर गर्ड। यहां सीवियर गर्ड से मतलब है, G से मतलब है गैस्ट्रो, E से मतलब इसोफेजियल, R से मतलब रिफ्लेक्स और D से मतलब है डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इस स्थिति के अंदर आप नाम से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सामान्य भाषा में एसिडिटी की समस्या मरीज को अगर है तो उस स्थिति में भी अगर हम लोग उसको सुपाइन पोजीशन देंगे तो क्या होगा, मरीज को डिस्कंफर्ट हो सकता है, क्योंकि एसिड जो एब्डोमेन में, पेट में, स्टोमक में जो बन रहा है वो क्या होगा, बैक रिफ्लेक्स हो सकता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाएगी और मरीज को क्या होगा, जलन की अनुभूति ज्यादा होगी। तो वैसी परिस्थिति में भी सुपाइन पोजीशन अवॉइड करनी है या सावधानी पूर्वक दी जानी है। पांचवी जो स्थिति है वो प्रेगनेंसी की स्थिति है। गर्भावस्था के अंदर सुपाइन पोजीशन देते समय हम लोगों को सावधानी रखनी होती है। तो वो स्थिति क्या है, लेट प्रेगनेंसी। अगर मरीज जो है, पेशेंट जो है लेट प्रेगनेंसी की स्थिति में है, यानी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है, तो वैसी परिस्थिति में भी, यानी कि डिलीवरी होने वाली है, वैसी स्टेज में अगर मरीज है तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सुपाइन पोजीशन कैन कॉज सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द बेबी। क्या कह रहा है, अगर मरीज पेशेंट जो है गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और उसको अगर सुपाइन पोजीशन दी जाती है तो सुपाइन पोजीशन देने की वजह से सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, यानी कि सुपाइन स्टेज में बीपी कम हो सकती है और उसकी वजह से जो बेबी है पेट में उसको क्या है, कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से भ्रूण में रक्त संचार कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज उत्पन्न हो सकती है। बेबी के लिए ये परिस्थितियां घातक हो सकती है। तो वैसी परिस्थिति में भी कुछ कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, लेट प्रेगनेंसी में सुपाइन पोजीशन अवॉइड करते हैं या फिर
सावधानी पूर्वक देते हैं। छठा जो इसका कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पोस्ट सर्जिकल कंडीशन। सर्जरी के बाद भी कुछ स्थितियों में सुपाइन पोजीशन नहीं दी जाती है, निषेध है, या फिर सावधानी पूर्वक अंडर ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। तो हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो ऐसी परिस्थिति है वो स्पाइनल सर्जरी है या स्पाइनल कोड इंजरी की स्थिति है। अगर किसी मरीज की स्पाइन की सर्जरी हुई है, यानी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है, या फिर उसकी स्पाइन में कोई तरह की इंजरी हुई है, वैसी परिस्थिति के अंदर भी हम लोगों को क्या करना है, मरीज को सुपाइन पोजीशन में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे रखने पर मरीज को असहजता यानी डिसकंफर्टेबल फील होगा, और साथ में जो रीढ़ की हड्डी है यानी स्पाइन है उसका अगर अलाइनमेंट गड़बड़ रहा तो भी क्या होगी, परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है। दूसरा जो सर्जरी का केस है वो है रिसेंट आई सर्जरी। अगर किसी मरीज की हाल ही में तुरंत अगर आई सर्जरी हुई है, आंखों की सर्जरी हुई है, तो भी हम लोगों को सुपाइन पोजीशन क्या करना है, अवॉइड करना है। तुरंत सर्जरी हुई है वैसी केस में हम लोगों को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम लोग पर्टिकुलर सुपाइन पोजीशन में रखेंगे इमीडिएट सर्जरी के बाद आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होगा, बढ़ सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, आंखों को नुकसान हो सकता है। आई इंजरीज जो है और भी ज्यादा घातक हो सकती है। वो जो सर्जरी की गई है वो सर्जरी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। तो इस परिस्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन को निषेध रखेंगे, यानी कि अवॉइड करेंगे, या फिर सावधानी पूर्वक अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन या डॉक्टर की सलाह पे हम लोग पोजीशन सुपाइन देंगे। आज का हमारा सुपाइन पोजीशन का जो डिस्क्रिप्शन है, वाइडली हम लोगों ने सुपाइन पोजीशन पे डिस्कशन किया। हमारा एक एपिसोड सुपाइन पोजीशन का क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन पे जाइए, दबाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ और आप ऐसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप समय समय पे उसके वीडियोज प्राप्त करते रहें। जय हिंद।